हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो आई होप आपकी जो HPTGT कमीशन की प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें HPTGT मेडिकल की तो उनका पेपर तो बहुत ही नज़दीक है। दैट आज 25 हो चुकी है आज। तो 5 दिन आज इस मंथ के बचते हैं और 15 दिन नेक्स्ट 20 दिन के आसपास का टाइम इनके पास बचा हुआ है। ठीक है, अभी जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनके पास एक्स्ट्रा 10 डेज़ हैं। ठीक है, तो बहुत ही नज़दीक आ चुका है अब आपका पेपर। देखो, अब हम कुछ भी बोलते रहें दैट कि सिलेबस ऐसा था, हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, कुछ भी इधर-उधर की बातें करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई कितने भी प्रोटेस्ट कर ले, चाहे सीएम से उन्होंने बात करी, उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो बता दिया है। जो तैयारी कर रहे होंगे वो कर देंगे पेपर को क्लियर, जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे वो भी जाएँगे पेपर में, बट उस चीज़ का क्या फ़ायदा। ठीक है, हम इधर-उधर की बातों में आके डीमोटिवेट होते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी लास्ट के डेज़ में जितना हो सकता है एटलीस्ट अपने साथ तो ऑनेस्टी रखो ना, दैट कि हम थोड़ा वो जो भी करके जाएँ उसको अच्छे से करके जाएँ। ठीक है, तो मेरे को बच्चों के मैसेज आ रहे थे दैट मैम कि आप केमिस्ट्री के जो भी की पॉइंट्स हैं या जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आपको लगता है कि वहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, आई होप ऐसे बोलना दैट तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी या हमारी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखो, अगर तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए दैट देन द प्रिपरेशंस आर वेरी वेरी गुड, अगर मैं अपनी बात करूँ। बट अभी न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो, एक बात ये भी तो है ना, वो सिलेबस सिर्फ आपके लिए थोड़े चेंज हुआ है। जो चाहे 10 साल से 5 साल से जितने भी साल से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी तो सिलेबस चेंज हुआ है ना, क्योंकि उसके लिए भी तो एंड में आके चीजें आई ना सामने दैट कि सिलेबस ऐसा होगा। तो अब हम सभी एक ही फेज पे है, तो ऐसा मत सोचो कि कैसे करना। तो सभी जो भी पेपर देने वाले वो एक ही फेज पे हैं, तो बेटर है थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। इस केस में आप ये भी बोल सकते हो दैट आपकी जो मेरिट जाएगी वो लो जाएगी। तो वो मेरिट अगर लो जा रही है उस चीज़ का बेनिफिट उठाओ, दैट कि जो लास्ट के डेज़ है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है? तो फोकस बना के इधर-उधर की बातों पे ध्यान ना देके पढ़ने पे बिल्कुल अपना फोकस बनाओ। ठीक है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके पास। ठीक है? देखो, केमिस्ट्री का जो भी पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मैंने पूरा कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया से आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने कंप्लीट करवाया हुआ। उसी प्लेलिस्ट में से जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप छोड़ने का बिल्कुल नहीं सोच सकते, जिनसे सीधे-सीधे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ एक बीएससी के ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका मेरे को लगता है कि क्वेश्चन वहाँ से पक्का आ सकता है, और वो जो चैप्टर है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पे। ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास। देखो, सबसे पहले मैंने जो लिखा हुआ है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है केमिकल बॉन्डिंग। देखो, ये अगर तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो उन बच्चों के लिए जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है उनको ये चैप्टर बहुत ईजी लगता है। और ईजी लगता है, इसमें से सीधा क्वेश्चन आपको आएगा दैट शेप्स का। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है? शेप्स का, ज्योमेट्री का, सीधा 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 क्वेश्चन आएगा शेप्स ज्योमेट्री का। पोलर है कंपाउंड, नॉन पोलर है कंपाउंड। ठीक है, इनके ऊपर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। को छोड़ने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में आपको अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है वो इसी चैप्टर की वजह से है, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। अगर इसको आप क्लियर नहीं करोगे तो केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, तो इस चैप्टर को छोड़ने का बिल्कुल मत सोचिएगा। देखो, अभी भी 15 दिन है, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, बाकी आपकी मेडिकल के लिए स्पेशली बॉटनी जूलॉजी आप कैसे कर रहे हो उसका मैं कुछ आपको नहीं बता सकती, बट केमिस्ट्री में अगर आप 15 दिन में भी मेरी प्लेलिस्ट देख लोगे, काफ़ी कुछ आप करके जा सकते हो। ठीक है? तो उसके बाद हमारा आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर। इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है, पीरियड्स क्या हैं आपके पास, राइट, ग्रुप्स क्या हैं। ठीक है, कैसे पीरियोडिक टेबल बना है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से ग्रुप में एलिमेंट है, कौन से पीरियड में एलिमेंट है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर्स के सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर है ना उसके सीधे सीधे आपके पास बनते हैं। के चैप्टर को आप छोड़ने का बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक है,
फिजिकल के जो चैप्टर है या ऑर्गेनिक के जो चैप्टर है उनको आप छोड़ने का सोच सकते हो, बिकॉज उसमें है एक तो रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, वो बच्चों को मुश्किल लगता है, और फिजिकल में न्यूमेरिकल्स है, मेडिकल वाले मैथ से पहले ही डरते हैं, तो उन चैप्टर को छोड़ने के बारे में आप सोच सकते हो। बट इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर उनको छोड़ने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। थ्योरी वाले हैं, बहुत ही सीधे सीधे से कॉन्सेप्ट है, अगर आप कर लोगे आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि मेडिकल वालों को थ्योरी की आदत होती है ज्यादातर। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में, इसमें सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में है, ठीक है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर के बारे में है, क्वांटम नंबर्स के बारे में है, शेप्स है, ऑर्बिट है, ऑर्बिटल्स है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलता है, ठीक है। आगे जो चैप्टर लिया है वो मैंने लिया हुआ है केमिकल काइनेटिक्स का, तो ये फिजिकल का है। देखो मेडिकल वालों को ये चैप्टर मुश्किल लग सकता है, बट मैंने बहुत ही इजी वे में अपनी प्लेलिस्ट में समझाया, तो आप वहां से देख सकते हो। इसमें ऑर्डर्स वगैरह का है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनकी यूनिट्स क्या होते हैं, इनके रेट कांस्टेंट की, ठीक है, ऑर्डर से हम कैसे इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, तो इसमें से न्यूमेरिकल के ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्स के ऊपर है, तो इसमें से तो पक्का, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें से पक्का आई थिंक सो सेल्स के ऊपर तो क्वेश्चन पक्का कोई ना कोई वो डालेंगे, ठीक है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट है, जिसमें रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ से भी इस चैप्टर से पक्का क्वेश्चन बना होगा। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास है वो मैंने लिखा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है मैंने? मोल कॉन्सेप्ट। तो ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है? देखो इसका सीधा क्वेश्चन आ जाए वो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट फिजिकल को क्वेश्चन को अगर आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो ये मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है इसको आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो इसको हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करा हुआ है, ठीक है। तो मैं ऑर्गेनिक पे बाद में आऊंगी। उसके बाद मैंने लिखा हुआ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। देखो जो ये चैप्टर है ना, ये सारे पूरे थ्योरी वाले चैप्टर हैं, मतलब थ्योरी भी कोई ऐसी थ्योरी नहीं, ये चैप्टर भी है थ्योरी, इनमें कॉन्सेप्ट है, बट इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता, एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप छोड़ना चाहो तो इस चैप्टर को, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप छोड़ना चाहो, इनकेस अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि कोई चैप्टर मैं छोड़ सकता हूँ ताकि मैं बॉटनी जूलॉजी का भी कर लूँ, तो आप ये चैप्टर मेरे हिसाब से छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका क्वेश्चन पता सीधा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, इन चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधे क्वेश्चन आएंगे। अगर तो आपने पढ़े होंगे तब आप आंसर कर पाओगे, अगर नहीं पढ़े होंगे नहीं कर पाओगे आंसर। तो इस चैप्टर को आप छोड़ने का रिस्क बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कम कॉन्सेप्ट है, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हो इन चैप्टर्स को, ठीक है, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल नहीं बचा है। उसके बाद ये जो चैप्टर है ना, ये तीनों चैप्टर देखो, ये जो तीनों बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा मेडिकल से रिलेटेड होता है। इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, हॉर्मोन्स है, ठीक है। आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में है, तो ये चैप्टर बायो से रिलेटेड है, तो इस चैप्टर में से वो पक्का क्वेश्चन डालेंगे। अब ये जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर हमारा क्या होता है, इसमें भी मतलब थोड़ा बहुत हम अगर देखें बायो से मिलता जुलता चैप्टर है, क्योंकि इसमें मोनोमर यूनिट्स है और पॉलीमर्स का है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीमर के ऊपर क्वेश्चन है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेडिकल की, क्योंकि इसमें मेडिसिन के बारे में, तो थोड़ा मेडिकल वाला पार्ट चला जाता है। तो ये तीनों चैप्टर आप बिल्कुल, अगर आप चाहो तो पॉलीमर को छोड़ सकते हो, बट ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, इसको छोड़ना बनता नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप छोड़ना चाहते हो इसको छोड़ दो। ये दोनों चैप्टर्स को मेडिकल के स्पेशली स्टूडेंट्स बिल्कुल छोड़ने का रिस्क मत लेना, इनमें से क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, राइट। उसके बाद है आपका देखो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर आप उनको भी पढ़ लोगे, मैं पूरा चैप्टर नहीं बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल पार्ट्स को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट फिर भी ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, उनके ऊपर वर्क डन कैसे चलता है, एक कार्नोट इंजन के ऊपर, ठीक है। वो कार्नोट इंजन तो शायद आपको ना आए, बट फिर भी फिजिक्स में, सॉरी बीएससी में तो केमिस्ट्री में कार्नोट इंजन था, तो उस बेसिस पे
आ सकता है ये, ठीक है। तो वो टॉपिक चाहे आप छोड़ सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको इस चैप्टर में से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो टर्म्स ईजी हैं, उनको समझना आसान है, तो आप वो कर सकते हो। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो एंथैल्पीज है वो कर सकते हो आप। उसके बाद देखो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर है, तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप ये चैप्टर छोड़ना चाहते हो तो आप ये चैप्टर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है, एक तो न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें से, ठीक है, बाकी इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल चला जाता है इस चैप्टर को, ठीक है। तो इसको भी आप अगर छोड़ना चाहो तो इस चैप्टर को छोड़ सकते हो। फिर भी अगर आप कुछ चीजें इस चैप्टर में से करना चाहते हो तो आप पीएच के बारे में कर सकते हो कि पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो इजी पार्ट है, वो हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एंड डी एंड एफ फ्लो। देखो ये दोनों चैप्टर, ये भी आपके पास थ्योरी के ऊपर है अगर मैं बात करूं, बट फिर भी इनमें दो तीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनको अगर आप कर लोगे, अगर देखो आप ये दोनों चैप्टर एक दिन के अंदर भी कर सकते हो अगर आपने मतलब केमिस्ट्री के अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा वीक है फिर तो चलो मुश्किल होगा, बट फिर भी इनमें दो तीन कॉन्सेप्ट है, दो तीन कॉन्सेप्ट है, तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप चाहो कि आप इक्विलिब्रियम कर ले, तो आपने ऐसे सोचा दैट कि इक्विलिब्रियम कर लेता हूँ, ये दोनों छोड़ देता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो इक्विलिब्रियम करने की, तो उसकी जगह ये 2 चैप्टर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम में समझने को आपको इतनी एनर्जी एंड टाइम चाहिए कि उतने टाइम में आप ये दोनों चैप्टर्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक तो एक्सेप्शंस बहुत कम है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इसमें भी 2-3 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उसके बाद लिगेंड्स क्या है, उसके बाद ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है, वो वाला पार्ट। वैसे तो अगर हम बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी लेंदी चैप्टर है ये, तो मैं बीएससी वाले पार्ट को स्किप कर रही हूँ, ठीक है, वो मैंने करवाया भी नहीं आपको, बट थोड़ा सा है कि 2 टॉपिक और हैं, अगर आप वो कर लोगे देन बीएससी भी साथ में इंक्लूड हो जाएगी आपकी कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो ये चैप्टर्स। अब हम आते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर आ रहे हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं आपके पास, सबसे पहले तो वही आता है सम बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो उसमें आती है नेमिंग वाला पार्ट, तो मैं नहीं चाहूंगी दैट कि आप वो नेमिंग वाला पार्ट छोड़ दो, क्योंकि नेमिंग का आइडिया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको होता ही होता है, तो आयोपिक नेमिंग को बिल्कुल छोड़ने का मत सोचिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इसको आप अच्छे से कर लो, समझो आपकी आधी ऑर्गेनिक हो चुकी है। अगर आप ये सम बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करते हो, आप समझो 40-50% आपका काम ऑर्गेनिक का हो चुका है। बाकी के जो चैप्टर बचे उसमें इसी के कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो इस चैप्टर को छोड़ने का बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन, एल्काइन, एल्केन्स के बारे में और बेंजीन रिंग के बारे में और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी छोड़ने का मतलब जो +1 की ऑर्गेनिक है उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगर मैं +2 की बात करूं तो उसमें एक तो हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर आता है, उसके बाद अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर आता है, उसके बाद एल्डिहाइड वाला चैप्टर आता है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद फिर चैप्टर आता है अपना अमाइंस वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है, अमाइंस वाला। अब ये चैप्टर्स हैं, देखो अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान लगेंगे। जितनी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे इसमें वो सारे इसी कॉन्सेप्ट्स के बेस के ऊपर होंगे, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। अब बात रहती है मेन नेमिंग रिएक्शन की, देखो वो तो करना पड़ेगा, उसका कुछ भी नहीं है, वो आप अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कर लो, क्योंकि वहां से तो पक्का क्वेश्चन बनेगा। नेमिंग रिएक्शन हो गया, और एक जो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट है, जैसे अल्कोहल में है ल्यूकास टेस्ट की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो। उसके बाद अमाइंस में आता है हमारे पास वो वाला लिबरमिन टेस्ट आता है, हमारे पास कार्बोलामीन टेस्ट आता है, वो टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन में हमारे पास डीएनपी टेस्ट आता है, टोलन रिएजेंट टेस्ट आता है, हेलोफॉर्म टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रिएक्शन वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, बट टेस्ट वाला पार्ट मत स्किप करना, वहां से पक्का क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एक चैप्टर्स, मतलब कि जितना भी आपने पढ़ा है उसके बाद आप क्या करोगे दैट की कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको बार बार आप रिवाइज करो, ठीक है, जहां से पक्का क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। इनके अलावा भी चैप्टर्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करे, ये ऐसे
ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से पक्का पक्का क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जो चैप्टर है वो बीएससी का लिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों तरह की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बट बीएससी में ऑर्गेनिक तक की ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो हमारे पास फिजिकल आती है वो केमिस्ट्री के मास्टर्स में आती है। तो जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आपको याद होगा, जिसमें यूवी, आईआर, एनएमआर है ना, ये चीजें हम पढ़ते थे, तो वहां से स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन का एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है तो आप इस चैप्टर को जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि दैट मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अपकमिंग डेज में मैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगी, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। अब एक जो बेनिफिट हुआ है जो नॉन मेडिकल वालों को, मतलब जो मुझे लगता है कि नॉन मेडिकल वालों के लिए एक प्लस पॉइंट क्या हुआ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे देखो क्या प्लस पॉइंट है। ये इतना डार्क क्यों हो गया? कौन सा मार्कर है? तो वही है। अच्छा हुआ मैंने ब्लैक से नहीं करा है, तो रब करने में बड़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है। यू नो, एनर्जी वेस्ट करना बड़ा वो है आजकल, तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, 4-4, 5-5 घंटे के लिए बैठना पड़ता है। देखो अब मेडिकल का पेपर है, जो मैं बोल रही हूँ प्लस पॉइंट है मेडिकल के पेपर की, अगर मैं बात करूँ कि 15 को है, ठीक है, 15 को। और जो नॉन मेडिकल का पेपर है वो बोला गया है 25 से 27 के बीच में, ठीक है। तो जब मेडिकल का पेपर होगा, वैसे तो ऑनलाइन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर तो नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई फ्रेंड्स हैं मेडिकल वाले या कोलीग्स हैं, कोई भी हैं, उनसे आप आइडिया ले सकते हो दैट केमिस्ट्री सेक्शन कैसा गया था नॉन मेडिकल वाले, क्योंकि उनसे आपको आइडिया लग जाएगा दैट केमिस्ट्री सेक्शन कैसा गया था, कि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आपके पास मतलब 12th तक के हैं। तो 15 दिन तो 10 दिन का गैप है, तो उसमें थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे चीज़ों को कर सकते हो। 10 दिन कहना तो बड़ा वो है कि दैट कितना कम टाइम है, बट फिर भी आपके पास एक प्लस पॉइंट आता है दैट आप पेपर को देख सकते हो। आप फ्रेंड्स जो भी हैं, कलीग्स हैं जिन्होंने भी पेपर दिया है, उनसे आप आइडिया लगा सकते हो दैट कैसा पेपर आपके साथ गया होगा, उनका थोड़ा पेपर पैटर्न का आपको आइडिया लगेगा। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट आया है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, डेट को आगे करने का। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।